हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड थी उसमें कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था, जैसे कि अनसर्टेनिटी मेजरमेंट को, मैटर के बारे में, या फिर केमिस्ट्री क्या है, इसके हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं। उन सब को देखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, उस पर जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। उसके बाद आज हम लॉज को डिफ़ाइन करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स को कौन कौन से लॉ फॉलो करते हैं और किन लॉज के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का या कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होता है। आइए इनको डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेशन जो होता है कंपाउंड्स का, वो डिपेंड करता है 5 लॉज पर। ये 5 लॉ कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुजैक्स लॉ और एवोगैड्रोज लॉ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कि इसके नाम से ही आप सबको क्लियर हो गया होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे तो आपने 9th 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। ये एक तरह से आप उसकी एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं। कंजर्व करने का मतलब होता है किसी चीज़ को सेव करके रखना, मास को कंजर्व करना। ऐसा लॉ जो कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताता है, मीन्स टू से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है रिएक्टेंट का, वो किसके इक्वल होता है? मास ऑफ प्रोडक्ट के। That's why mass of reactant equals to mass of product। ये लॉ किसने दिया था? इस लॉ को डिफाइन किया था एंटनी एल लिवोजियर ने। इस लॉ को डिफाइन करने के लिए चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जिसे सपोज करें C + O2 = CO2। कार्बन का आपको पता है एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। एटम्स कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड पे हमारे पास कार्बन का मास 12 प्लस में ऑक्सीजन का मास 16 × 2। 12 + 32 = 12 + 32 means 44 = 44। मास ऑफ रिएक्टेंट = मास ऑफ प्रोडक्ट। और भी कोई एग्जांपल लें तो हमारे लिए ये लॉ सब पे काम करेगा। जैसे हम अनदर एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो जब हम इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास रखते हैं 1 और 2 एटम्स हैं इसके हमारे पास, प्लस में 16 × 2 इक्वल में आएगा आपके पास 2 × 1 × 2 + 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। 2 2 = 4 + 32 = 2 × 1 2 = 2 + 16 मीन्स 36 = 2 × 18। 36 = 36। मास ऑफ रिएक्टेंट = मास ऑफ प्रोडक्ट। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी गिवन एलिमेंट जो होता है वो सेम नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करता है बाय वेट। ऑलवेज कंटेन्स exactly the same number of elements by weight। मतलब क्या हुआ इसका?
कि कोई भी गिवन कंपाउंड जो होता है वो हमेशा ही सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता है बाय वेट। वेट हमेशा ही उनका क्या होगा, सेम होगा। चाहे हम वाटर ले, सपोज किया हमने वाटर लिया, H2O लिया, चाहे वो हमने किसी भी सोर्स से लिया, सोर्स उसका कोई भी हो, लेकिन हमेशा ही उसमें उनका जो वेट होगा एलिमेंट्स का वो हमेशा ही सेम रहेगा। चाहे हम उस वाटर को घर से ले रहे हैं, चाहे किसी टैप से लिया है, चाहे हमने उसे किसी वेल से लिया है, चाहे हमने कहीं से भी लिया, वाटर का सोर्स कोई भी हो, उसका ओरिजिन कोई भी हो, लेकिन हमेशा ही वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेगा बाय वेट। ये लॉ जो है ये दिया था जोसेफ एल प्रोस्ट ने, और इसे कहा जाता है, इसका अनदर नेम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन, सॉरी कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। जैसे सपोज कीजिए आपके पास है H2O, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो हमेशा ही क्या रहता है। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन का मास है 2, 1/2 बिकॉज इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, 2 एटम्स। ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है, 16। आप इसे किसी भी सोर्स से लें, हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 1:8 के रेशो में ही होगा। कभी भी इनका रेशो जो है वो चेंज नहीं होगा, इनका वेट हमेशा ही इस रेशो में होगा। चाहे ये एलिमेंट जो भी आप कंपाउंड ले रहे हैं वो चाहे आप किसी भी सोर्स से लें, हमेशा ही इनके वेट का रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलो अब अगला लॉ डिफाइन करते हैं। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स that can combine to form more than one compounds, the masses of one element that combine with a fixed mass of another element are always in ratio of small whole numbers. सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझना है कि ये डेफिनेशन क्या कहती है। व्हेन 2 एलिमेंट्स, जब 2 एलिमेंट्स दैट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, जो आपस में दोनों मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, मासेस ऑफ 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो मास होगा जो कि दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, और वो जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास फिक्स है, जब उससे 2 कंपाउंड्स बनते हैं दोनों में उसका मास फिक्स है, आर ऑलवेज इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, वो हमेशा ही स्मॉल होल नंबर के रेशो में होंगे। कन्फ्यूज़न है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके वाटर बनाते हैं। या हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन का मास हो गया 2 ग्राम। ऑक्सीजन का हमारे पास 1 एटम है, तो ऑक्सीजन का मास हो गया 16 ग्राम। तो वाटर की जो फॉर्मेशन होती है, वाटर का मास हो गया हमारे पास 18 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू 18 ग्राम वाटर। लेकिन ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, ये दोनों मिलके हाइड्रोजन परऑक्साइड भी तो बनाते हैं। जब ये दोनों हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं, उस केस में हाइड्रोजन तो मेरे पास 2 ग्राम है, मैंने बताया
कि एक एलिमेंट जिसका क्या होता है, फिक्स्ड मास होता है। दोनों रिएक्शंस में हाइड्रोजन का मास फिक्स है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम्स होते हैं, तो ऑक्सीजन का मास हो गया यहाँ 32 ग्राम, और दोनों मिलके जो हाइड्रोजन ऑक्साइड बना रहे हैं उसका मास हो गया 34 ग्राम। तो ये जो ऑक्सीजन है जो इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी है, और किसके साथ कंबाइन कर रही है, हाइड्रोजन के साथ, और इन दोनों का मास क्या है, फिक्स्ड है। हाइड्रोजन का मास फिक्स है, ऑक्सीजन का मास चेंज हो रहा है। तो इन दोनों का जो मास होता है वो क्या होता है, स्मॉल होल नंबर रेशोज में होता है। इसका मास 16 है और इसका मास 32 है, तो दोनों का जो रेशो होगा वो कितना होगा, 1:2। ये स्मॉल होल नंबर रेशो में होते हैं, जब ये दोनों आपस में मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास गे-लुजैक्स लॉ। गे-लुजैक्स लॉ क्या कहता है कि व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड, जब गैस या तो कंबाइन होती हैं या प्रोड्यूस होती इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो in simple ratio by volumes when gases are at constant temperature and constant pressure। क्या कहता है ये लॉ, गे-लुजैक्स लॉ क्या कहता है कि जब गैसेस कंबाइन होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो, वो ऐसा करती हैं कैसे, एक सिंपल रेशो में बाय वॉल्यूम, यानी उनकी वॉल्यूम का जो रेशो होता है वो एक सिंपल रेशो होता है जब गैसेस जो होती हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, यानी आसपास की जो सारी कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। सपोज करो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कंबाइन करके वाटर की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसके 2 एटम्स हैं, इसके 1 एटम है, तो सिंपल रेशो कितना हो गया इनका, 2:1 हो गया। ठीक है, ये तो हो गई एटम्स की बात, लेकिन इस लॉ में हम डिफाइन कर रहे हैं वॉल्यूम का सिंपल रेशो। अगर हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, दो एटम्स है हाइड्रोजन के, तो इसका मतलब कि अगर हमने हाइड्रोजन ले लिया वॉल्यूम कितना, 100 ml, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम है तो हमने ये ले लिया 50 ml, 100 का हाफ हो गया 50, इसके 2 एटम्स हैं, इसका 1 एटम है, तो यहाँ भी कितने एटम्स की फॉर्मेशन हुई है, 2 की। ये 100 है 2 एटम्स पे, तो ये भी कितना होगा, 100 ml की फॉर्मेशन इसमें हो गई। मीन्स टू से अगर इसके 2 एटम हैं और इसका 1 है तो इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, इसमें भी 2 एटम्स हैं तो 2 एटम्स वाले के जितना ही वॉल्यूम होगा इसका। इन दोनों का अगर हम वॉल्यूम का रेशो देखें 100 और 50 का, तो 100:50 मीन्स 2:1 सिंपल होल नंबर रेशो में है। इसी तरह से अगर 100 का 100 से देखेंगे तो आ गया 1:1, वो भी सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशो में है। अगर 50 का 100 से देखेंगे तो वो भी 1:2 स्मॉल होल नंबर रेशो में है, तो स्मॉल होल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं। दूसरी तरह से अगर हम इसको समझें तो आप देखोगे कि मेरे पास दूसरी गैस है, मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने हैं, 2 एटम्स हैं। अगर मैं कहूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे पास 200 ml है वॉल्यूम में, ऑक्सीजन का तो मेरे पास 1 ही एटम है, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 100 ml हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो 2 एटम्स 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई है CO2 के,
2 लिए हैं, तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम भी कितनी हो जाएगी, 200 ml हो जाएगी। तो अगर मैं इनका रेशो देखूं, ये 200 और ये 100, अगर दोनों का रेशो लिया मैंने तो सिंपल कितना हो गया, 2:1। इसी तरह से 100 का 200 से लिया तो 100:200, ये भी कितना बन गया, 1:2। 200 का 200 से लूँगी तो भी कितना हो जाएगा, 1:1। तो सबके सब जो होंगे वो किस में कंबाइन हो रहे हैं, स्मॉल होल नंबर्स में बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये गे-लुजैक्स लॉ कहता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट लॉ, एवोगैड्रोज लॉ। और लास्ट लॉ है हमारा कौन सा, एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर contains equal number of molecules। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने 2 गैसेस ली हैं जिनका वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, और कंडीशंस जो हैं वो सिमिलर है, टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दोनों में इक्वल होंगे। सपोज करो हमारे पास ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने डाली हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन डाली, हाइड्रोजन का वॉल्यूम है मेरे पास यहाँ 100 ml, और सपोज़ कीजिए 100 ml के अंदर मेरे पास यहाँ 50,000 मॉलिक्यूल है, इसके 50,000। इसी तरह से मैंने दूसरा कंटेनर लिया, उसमें मैंने डाली क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसका भी वॉल्यूम क्या है, 100 ml है, और दोनों में टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम है, तो यहाँ पर CO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कितने हो जाएंगे, 50,000 ही होंगे, क्योंकि एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है कि अगर 2 गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगी, वो सेम कंटेन करेंगी, तो इसके अंदर भी 50,000 ही मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास है कोई गैस, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मान लीजिए y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन के अंदर, कितने ml पे, 100 ml पे। यहाँ समझा देती हूँ इसको। मान लीजिए मेरे पास 100 ml नाइट्रोजन गैस है और उसके अंदर हैं y मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के। ठीक है, अब मैंने ले ली 50 ml ऑक्सीजन, 50 ml ऑक्सीजन ले ली। कंडीशंस वही हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, कंडीशंस सेम है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इससे आधा हो गया, 100 का हाफ हो गया 50, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। अगर इसमें y मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें कितने हो जाएंगे, y/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। इसी तरह से और कोई गैस ले लूँ मैं, मान लो 100 ही ml गैस ले ली मैंने, मीथेन। 100 ml अगर मैंने मीथेन ले ली तो मीथेन का भी वॉल्यूम कितना है, नाइट्रोजन के जितना है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे। इस तरह से एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेंगी। दिस इज डिफाइंड एज एवोगैड्रोज लॉ। तो आज की वीडियो में जो मैंने ये लॉ समझाए, अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं तो मेरी और दूसरी वीडियोस को देखने के लिए प्रीवियस वीडियोस के लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें चेक करें, उन्हें समझें, और आगे आने वाली वीडियोस के पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।